साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को जय श्री राम। शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड की, जिसमें लगातार हम 2, ढाई, 3 घंटे तक जो हैं वो हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित और राजस्थान पॉलिटी से संबंधित बहुत बेहतरीन प्रश्नों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करें प्रश्नों की। एक एक साथी प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक विकल्प को ढंग से पढ़ेगा और उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करेगा। चलिएगा, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और आप सबके लिए पहला प्रश्न है संविधान सभा की समितियों को लेकर। अब सबको पता होगा कि संविधान सभा में खूब सारी समितियां बनी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे अपन प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात खूब सारी समितियां और बनी, और समिति के अध्यक्ष कौन थे इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करें, उस समिति का नाम है संघ संविधान समिति, दूसरी है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी है मौलिक अधिकार उप समिति, अगली है अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है जल्दी से बताइएगा। संघ संविधान समिति, दूसरी आपकी है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी आपकी रहने वाली है मौलिक अधिकार उप समिति, और अगली रहने वाली है अल्पसंख्यक उप समिति। इन समितियों के अध्यक्ष कौन है? देखिए, जहां कहीं संघ शब्द दिख जाए, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, कौन सी? संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति। इन सभी समितियों के अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो पहले का दूसरा सही है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, प्रांत जहां दिख जाए, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके रहने वाले हैं JB कृपलानी, जानकी वल्लभ कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं आपके SC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें तो 1 का 2 आ रहा है, 1 का 2 सही है। इसके बाद B का कौन सा सही है? B का 1 सही है। इसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक के कौन है? SC मुखर्जी। तो प्रश्न का राइट आंसर जो रहने वाला है वो B विकल्प रहने वाला है। 2, 1, 4 और 3, इनमें बहुत सारे साथी C बता रहे हैं, कुछ साथी D बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर B रहने वाला है। संविधान सभा की सबसे पहली समिति जो थी वो समिति आपको ध्यान रखना, नियम समिति। और संविधान सभा की पहली नियम समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति का ध्यान रखना, सबसे पहली समिति बनी थी 10 दिसंबर को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य हुआ करते थे दुर्गाबाई देशमुख। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला भी संविधान सभा से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। जल्दी से देखिए, प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। कैबिनेट मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा की निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ, संविधान सभा जो है वो किस टाइप से निर्वाचित हुई है, उसको लेकर प्रश्न है। क्या संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी? क्या संविधान सभा पूर्णतः मनोनीत थी? क्या संविधान सभा में अंशतः निर्वाचित पूर्णतः मनोनीत है, या अंशतः मनोनीत पूर्णतः निर्वाचित है? जल्दी से बताइएगा। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सबको पता होगा कि संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार होता है। कौन सी योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, किस आधार पर हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। हालांकि 1938 में, कौन से वर्ष की बात करें? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा का गठन जो है वह सार्वभौमिक, संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाए। किस आधार पर किया जाए? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाए। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न का राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। चलिए, पहले है देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत, देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत। दूसरा, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और गवर्नर जनरल द्वारा नामित या सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर। जल्दी से बताइए,
प्रश्न का राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, बी विकल्प, क्योंकि टोटल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी 389 और इस 389 को 3 भागों में डिवाइड किया था, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, 4 सदस्य आपने पढ़ा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 सदस्य कहां से आएंगे, देसी रियासतों से। तो जो देसी रियासतों से आएंगे उनको तो क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा और बाकी इन पर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यानी संविधान सभा में अंशतः कुछ सदस्य मनोनीत हुए थे और बाकी सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित थे। चलिए फटाफट से प्रश्न का आंसर आपका आ चुका है, कौन सा, बी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और इनमें कौन सा कथन सही है, जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपके सही रहने वाला है। फटाफट से बताइए। संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। 1, 2 और 4 बता रहे। देखिए पहले, प्रतिनिधि 4 घटकों में विभाजित थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। गलत है, प्रतिनिधि 4 घटकों में विभाजित नहीं थे। संविधान सभा में पंजाब में सिखों को, पंजाब में किनको, सिखों को, और शेष भारत में किनको, मुसलमानों को, शेष भारत में मुसलमानों को पृथक से निर्वाचित किया गया। और तीसरी जो कैटेगरी हो गई वो कौन सी हो गई, सामान्य। तो 3 कैटेगरी हो गई, पहली कौन सी, पंजाब में सिख, शेष भारत में मुसलमान, और तीसरी कौन सी है, सामान्य। तो ये पहला विकल्प तो बिल्कुल गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी गलत है। और आपने अभी भी पढ़ा होगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा भी गलत है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसमें 8 सदस्य थे, 8 नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें 7 सदस्य थे। तो कौन सा कथन इसमें सही रहने वाला है, केवल सी, और केवल सी का मतलब तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला। बहुत खूब, बहुत साथी इसका आंसर सही बता रहे हैं, कुछ साथी जो हैं वो इसका गलत बता रहे हैं। लेकिन प्रश्न का प्रत्येक विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण है। आराम से एक एक प्रश्न के एक एक विकल्प को आपको अच्छे से पहचान करनी है और उसके बाद उसका आंसर देना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, 9th शेड्यूल। आपको पता होगा कि जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसका सत्य है। पहला, भारत का राष्ट्रपति संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी विशेष कानून को रख सकते हैं। अगला, कौन रख सकता है, इसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की वैधता की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है और कौन सा कथन इसमें सत्य रहने वाला है। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए। कौन सा राइट आंसर बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे, कुछ दोनों बता रहे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं रखी जाएगी, कोई भी कानून है या तो संसद रखेगा या फिर विधानमंडल। तो ये पहला विकल्प तो बिल्कुल असत्य है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की वैधता की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही रहने वाला इसमें, केवल 2 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, इसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूं। भूमि राज्य सूची का विषय है और संविधान के लागू होने के पश्चात जब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात आई तो ऐसी स्थिति में कानून बने, लेकिन संपत्ति के अधिकार के तहत न्यायपालिका ने इस कानूनों को क्या कर दिया, रद्द या समाप्त कर दिया।
अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो सरकार ने क्या करा, किसी भी कानून को बनाया और बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया, और जिस किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डालते न्यायपालिका उस कानून का पुनरावलोकन नहीं कर सकती, उस कानून की समीक्षा नहीं कर सकती, उस कानून को कभी रद्द या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो कौन सा सही रहने वाला है। लेकिन 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जो भारतीय संविधान का बहुत बेहतरीन फैसला था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, भले ही आपने इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, न्यायपालिका इससे कानून की जांच करेगी, लेकिन उसी की करेगी जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था आर कोहेलोवाद, और आर कोहेलोवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब सभी प्रकार के कानूनों का पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई कानून जो 1973 से पूर्व 9वीं अनुसूची में शामिल है, न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन या उसकी समीक्षा नहीं करेगी। तो प्रश्न का राइट आंसर जो इसका रहने वाला है केवल 2 रहेगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संविधान सभा के संदर्भ में प्रश्न है, ठीक है, और इसमें स्रोत पूछे गए, कौन से देश से क्या क्या लिया गया। आप सबको पता होगा, कुछ आलोचक ये कहते भी हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, यानी भारतीय संविधान पर बहुत सारे विदेशी प्रभाव दिखाई देते हैं और विदेशी प्रभाव के कारण ही वो उधार का थैला है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा कि निस्संदेह हमने विदेशी स्रोत ग्रहण किए हैं, लेकिन उन सबको भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है, उसमें आवश्यक संशोधन किया है, इसके बाद इसे भारतीय संविधान में लागू किया है, इसलिए कभी ये उधार का थैला तो नहीं हो सकता। कौन से देश से क्या क्या लिया गया है देखिएगा। बहुत सारे साथियों का आंसर अब बी विकल्प आ रहा है, कुछ साथियों का सी विकल्प आ रहा है। बी या सी, कौन सा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन, विधायी प्रक्रिया जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है। विधायी प्रक्रिया का मतलब भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया हम देख रहे हैं वो हमने ब्रिटेन से ली है। दूसरा, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। तीसरा, अवशिष्ट विषय जो अनुच्छेद 248 में है ये हमने कहां से, कनाडा से लिया है। और प्रस्तावना की भाषा शैली हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो प्रश्न का राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, बी विकल्प रहने वाला। कौन सा विकल्प रहेगा, बी विकल्प रहेगा। संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति अमेरिका से ली, बहुत सही है, प्रस्तावना की पहली पंक्ति अमेरिका से ली है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। देखिए अभी रेगुलर क्लास इंडियन पॉलिटी या राजस्थान पॉलिटी की नहीं रहने वाली है, कुछ दिन तक कोशिश करेंगे कि वो क्लास भी आपके लिए रहे, लेकिन मेरी इच्छा ये रहती है कि संडे दिन जो है वो आपके अच्छे से 2-3 घंटे तक प्रश्नों का खूब अच्छा अभ्यास आप लोगों के लिए उत्कर्ष की पूरी टीम लेकर आए, और उसी का मैं एक हिस्सा हूं। और मेरी भी इच्छा ये रहेगी कि आप संडे दिन भर बैठकर पढ़ें और इवनिंग में हम इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के अच्छे प्रश्नों का अभ्यास जो है वो कर पाएं, ताकि आपकी दिशा और दशा दोनों बेहतरीन बने, आप अपनी तैयारी को अच्छी धार दे सके, आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सके, इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अगले प्रश्न पर बात करिएगा। देखिएगा, हाँ, संडे वाले दिन अपन कोशिश करेंगे कि जब भी संडे हो उस दिन आपकी क्लास जो है वो रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सत्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सत्य है। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और संताली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिल और संताली भाषा 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। फटाफट से देखिए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 22 है। 15वीं भाषा आपके जोड़ी गई थी सिंधी, और यह जोड़ी गई 21वें संशोधन 1967 द्वारा। फिर 3 भाषा जोड़ी गई 16, 17 और 18, और ये कौन कौन सी जोड़ी गई थी, नेपाली,
मणिपुरी और कोंकणी, और ये आपके जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। फिर 4 भाषा जोड़ी 19, 20, 21 और 22, और ये 4 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और ये चारों भाषाएं आपके जोड़ी गई थी 92वें संशोधन 2003 द्वारा। कब जोड़ी गई? 92वें संशोधन 2003। तो ये 15 से लगाकर 22 तक, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3 भाषा हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? नमक। ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको आप पढ़ सकते हैं बोडमास। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, अब आपके सामने मैंने बिल्कुल पूरा व्याख्या कर दिया है। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो सकती है, लेकिन यह संथाली, ये तो गलत है। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वें संशोधन के द्वारा, कौन सा कथन इसमें सही रहने वाला है? केवल बी, बिल्कुल सही है। इसको आप बोर्डमास, एक गणित में सूत्र आपने पढ़ा होगा, बोर्डमास। बोर्डमास, बोर्डमास का मतलब है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दल बदल के संबंध में प्रथम शिकायत किसको की जाती है? अच्छा प्रश्न है। दल बदल के संबंध में जल्दी से देखिए, दल बदल के संबंध में प्रथम शिकायत किसको की जाती है? आप सभी को पता होगा कि 52वें संशोधन 1985 द्वारा संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी? 10वीं, और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया था। पहले इसमें 1/3, लेकिन वर्तमान में 2/3 से कम सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, वो दल बदल माना जाएगा और ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है। कौन करेगा? तो लगभग सभी साथियों के आंसर बी और डी में आ रहे हैं। संबंधित दल के अध्यक्ष द्वारा, संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष द्वारा ये तो नहीं होगा, संबंधित सदन के उप सभापति द्वारा यह भी नहीं होगा, संबंधित सदन में विपक्ष द्वारा यह भी नहीं होगा, संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। ठीक है। इसके संदर्भ में एक बात और ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है कीतो हेतो लोहान, कीतो हेतो लोहान वाद 1992। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दल बदल के संबंध में जो भी निर्णय हुआ है उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा इन्होंने जो निर्णय दिया है उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन संसद या विधानमंडल की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, कानून निर्माण को लेकर, उस मामले को कभी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल्दी से देखिए, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या उपरोक्त सभी। कुछ साथी सी विकल्प बता रहे हैं, कुछ डी विकल्प बता रहे हैं। इस न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में भी है, और अनुच्छेद 38 में लिखा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि व कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नागरिकों को कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? डी इस विकल्प का राइट आंसर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किन उपबंधों में किया गया? ये प्रश्न जो मैंने अभी बताया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किन उपबंधों में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख एक तो अपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में, एक पढ़ा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व का मतलब संविधान का भाग 4, और भाग 4 के कौन से अनुच्छेद की बात है? 38। इसमें सही कूट का चयन करना है, 2 और 4, और 2 और 4 का मतलब बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा विकल्प रहेगा? बी विकल्प। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय गणतंत्र की सही स्थिति क्या थी? उस समय संविधान में, प्रस्तावना में गणतंत्र की सही स्थिति क्या उल्लेखित थी? क्योंकि हम प्रियम्बल में 5 शब्द वर्तमान में पढ़ते हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या 26 जनवरी 1950 को भी ये 5 शब्द थे, या 26 जनवरी 1950 को कौन से शब्द थे? क्या लोकतांत्रिक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? बहुत सारे साथी इसका राइट आंसर डी बता रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बात हो रही है 26 जनवरी 1950 को, और डी तो हो ही नहीं सकता। केवल ए ये भी नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी विकल्प रहेगा, क्योंकि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट राइट आंसर आगे आपका कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक पंथ निरपेक्ष राज्य, अब ये शब्द बार बार सुनते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है।
चलिए वॉइस आ रही होगी अभी, आवाज बढ़ई, ठीक है, अब आ रही ना बराबर से। चलिए देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान संविधान में कहां किया गया है? अब देखिए बराबर से आ रही ना वॉइस, ठीक है। तमाम प्रकार की शिक्षक भर्ती से और साथ में सब इंस्पेक्टर और आरएस की तैयारी करने वाले इन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए आवाज वापस ठीक हो चुकी है, संडे है तो कई बार टेक्निकल एरर की वजह से आवाज हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गई होगी, लेकिन आप भी ध्यान रखें, अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाकर जो है वो क्लास लें और पड़ोसी को डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करें। अच्छे से प्रश्नों के विकल्प के साथ में आपको पेन और डायरी भी साथ में लेकर बैठना है, ताकि जो भी कोई नया फैक्ट आपको लगे जो आपने नहीं पढ़ा है उसको भी आप नोट कर सके, ठीक है। हाँ, आप सबके कान वापस से काम करने लग गए हैं, आपको किसी भी ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, हाँ, तमाम इंडियन पॉलिटी आजकल हर एग्जाम में आ रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में इंडियन पॉलिटी के प्रश्न तो आते ही आते हैं, क्योंकि आजकल हर सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ रहा है, लेकिन अच्छा वेटेज जिस सब्जेक्ट का बढ़ रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे प्रश्न हैं और साथ में हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली। चलिए देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में अपन दो अनुच्छेद पढ़ते हैं, 23 और 24। कौन कौन सा पढ़ते हैं? 23 और 24। 23 में हम पढ़ते हैं बलात् श्रम। क्या पढ़ते हैं भैया? बलात् श्रम, बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी पर रोक। जबकि 24 की बात करें तो 24 में लिखा हुआ है बाल श्रम निषेध। क्या लिखा हुआ है? बाल श्रम निषेध। अब देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर रखना है। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी पर रोक, ये अनुच्छेद किसमें? 23 में। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 है। कारखानों में खद्यानों के बच्चों को नियोजन को लेकर कौन सा अनुच्छेद है? 24 है। अब इसमें कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? 1 और 4। और 1 और 4 का मतलब क्या है? सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला। कौन सा रहने वाला है? सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अपन अनुच्छेद 25 में पढ़ते हैं और वहां पर 3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं। एक शब्द जो बार बार ये पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द अनुच्छेद 25 में नहीं है? 25 ही नहीं, ये तीनों शब्द अनुच्छेद 26 में भी मिलेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 26 व्यक्ति के सामूहिक धार्मिक हितों की रक्षा करता है। सामूहिक धार्मिक हितों की क्या करता है? रक्षा करता है। और अनुच्छेद 26 के तहत ही आप अपने धर्म से संबंधित संगठन या संघ बना सकते हैं और उसके लिए आप चल और अचल संपत्ति अर्जित भी कर सकते हैं और चल और अचल संपत्ति का आप क्या कर सकते हैं? प्रबंधन भी कर सकते हैं। कौन सा इसमें राइट आंसर रहने वाला? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और मानववाद। कौन सा अनुच्छेद 25 में नहीं है? मानववाद शब्द रहेगा। बहुत सारे साथी सी विकल्प बता रहे हैं, सदाचार या नैतिकता। ये है बेटा अनुच्छेद 25 में कौन सा शब्द नहीं है? कुछ साथियों ने पलटी मार ली है बहुत जोरदार, अब पलटी भी बहुत जल्दी मार सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर रहने वाला है? सार्वजनिक या लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, अंतकरण कर सकते हैं, धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं और धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सिख, जैन और बौद्ध हिंदू धर्म में शामिल होंगे। सिख धर्म के अनुयायी कटार या कृपाण धारण कर सकते हैं। और साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि हिंदू धर्म से संबंधित जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उसमें प्रवेश को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। पलटी मार दी साहब, बहुत अच्छी बात है। अब पलटी मारे, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है कि कौन सा विद्यार्थी पहले प्रश्न का अलग आंसर बता रहे हैं और बाद में पलटी मारकर अपने प्रश्न का आंसर चेंज कर रहा है।
तो पलटी मारिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन एग्जाम में पलटी मारने का मौका आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड आपको नहीं देने वाला है। वहां ओएमआर पर अगर आपने एक बार गोला भर दिया, बाद में दुनिया की कोई भी ताकत उसमें आपको पलटी नहीं मरवा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पलटी मारिए, प्रश्नों को गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में उसको गलत मत करिएगा, क्योंकि ये अभ्यास के लिए क्लासेस हैं, और अभ्यास जब आप अच्छे से कर पाएंगे तो एग्जाम वाले दिन आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय लोगों को प्रदान किया गया? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय लोगों को प्रदान किया गया? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय लोगों को प्रदान किया गया? हम पढ़ते हैं कि कुछ मौलिक अधिकारों में आपको नागरिक शब्द मिलेगा और कुछ मौलिक अधिकारों में व्यक्ति। कुछ में तो कौन सा शब्द मिलेगा? नागरिक। और कुछ मौलिक अधिकारों में कौन सा शब्द मिलेगा? व्यक्ति। ये व्यक्ति मिला है, इसका मतलब ये सभी के लिए, ये किसके लिए? सभी के लिए। और ये केवल किसके लिए? नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए। और इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद रहेगा? 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। सबसे पहले विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का सम्मान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 है। और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 है। तो प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है वो आपके वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि ये कौन से अनुच्छेद में आएगा? 19। कौन सा राइट आंसर रहने वाला इसका? डी विकल्प नहीं रहेगा। आंसर सब एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये तो खेल है सारा। एग्जाम हॉल में जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रश्न पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, या फिर किस सब्जेक्ट का है। क्योंकि इतना आसान अगर होता तो हर घर में सरकारी नौकरी होती। और आप सबको पता होगा कि हर घर में सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का लेवल और एग्जाम में बैठकर प्रश्न को सही करना ये अपना आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। चलिएगा, देखिए अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत वाक व अभिव्यक्ति का संरक्षण किस आधार पर युक्ति युक्त निर्बंधन के अधीन होता है? सबसे पहले देश की एकता, अखंडता और प्रभुता, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, केंद्र सरकार की मंत्री परिषद की गरिमा और संविधान के क्रियारत रहने। यानी आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। किस आधार पर किया जा सकता है? तो आपको कौन सा है? देश की प्रभुता, एकता और अखंडता। यानी ऐसा कहते हैं कि स्वतंत्रताएं दी तो छप्पर फाड़ के हैं, लेकिन झाड़ू मारकर उसको वापस ले लिया गया। एक हाथ से दी लेकिन दूसरे हाथ से उसे छीन ली गई। क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है भी, लेकिन 19(2) से लगाकर 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन या इन पर क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध लगाए गए। युक्ति युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में? 19(2) से लगाकर 19(6) तक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिट है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है? आप सबको पता होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो वर्तमान में 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है, जिसमें सबसे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरी रिट अपन परमादेश पढ़ते हैं।
तीसरी रीट अपन प्रतिषेध पढ़ते हैं, प्रतिषेध पढ़ते हैं, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी अधिकार परीक्षण। इनमें से ऐसी कौन सी रीट है जो किसी भी लोक सेवक के कार्य व्यक्ति के दावों की जांच करती है? यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अवैध रूप से किसी पद को धारण कर लिया है तो उसकी वैधता की जांच। चलिए देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बता रहे हैं। कुछ साथी इसका बी बता रहे हैं, कुछ इसका ए विकल्प बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ये तो रिट भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा, किनके द्वारा? न्यायालय द्वारा। किसके विरुद्ध? न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय द्वारा न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती, तो ये भी नहीं होगी। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को अगर अवैध रूप से, कौन से रूप से? अवैध रूप से क्या बना लिया है? बंदी बना लिया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होगी, ये भी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी विकल्प रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से बिना किसी कारण से बंदी बना ले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और कोई भी लोक सेवक है वो बिना योग्यता के अवैध रूप से किसी पद को धारण करता है तो उसकी वैधता की जांच के लिए जो रिट जारी की जाएगी उसे अपन अधिकार परीक्षा बोलेंगे। भाई साहब यहां कैसे? बिना योग्यता के अवैध रूप से आपने इस पद को कैसे धारण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से विधिक अधिकारों में संप्रवर्तित किया गया। आप सभी को पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था। कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था। लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या इसे विधिक अधिकार बना दिया। कानूनी या कैसा अधिकार बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। अतः वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होकर कानूनी या विधिक अधिकार है। ऐसे क्या कारण रहे जब संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार? ये बेटा हार्ड प्रश्न नहीं है, ये आपका कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि आजकल सीधे टाइप के प्रश्न आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछ रहे हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपका उस प्रश्न के संदर्भ में, उस टॉपिक के संदर्भ में समझ अच्छे से विकसित हो, यह जरूरी है। पहला विकल्प है कि भ्रष्टाचार के निवारण में सरकार के हाथ बांध दिए थे, बिल्कुल गलत है। दूसरा, इतने मुकदमे उत्पन्न कर दिए जिनसे न्यायपालिका पर अधिक भार पड़ गया, यह भी गलत है। न्यायपालिका और संसद के बीच में तीव्र संघर्ष की शुरुआत और जन विद्वेष को बढ़ा दिया था। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? न्यायपालिका और संसद के बीच में तीव्र संघर्ष की शुरुआत। राइट आंसर लगभग सभी साथियों का सी विकल्प आ रहा है, क्योंकि इस समय संसद कोई भी कार्य करे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार से संबंधित मामले, और मामला कहां पहुंच जाए? न्यायपालिका, और न्यायपालिका उस कानून को रद्द या फिर क्या कर दे? समाप्त कर दे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? अगला देखिएगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधायी कार्यों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है अमेरिका से, और अमेरिका के 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद से, कौन से वाद से? मार्बरी बनाम मेडिसन वाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत की बात करें तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन जरूरी होता है। लेकिन संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 13, 32, 226, 131, 251 और 254। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो न्यायपालिका को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो अनुच्छेद 13 है। और 13 में भी अगर आपसे पूछे तो कौन सा बताओगे? 13 तो, क्योंकि 13(2) में लिखा है
कि संविधान के लागू होने के बाद की कोई भी विधि, संविधान के लागू होने के बाद की कोई भी विधि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है तो विधि शून्य हो जाएगी, मौलिक अधिकार कभी भी सीमित नहीं होंगे। यानी कोई भी कानून जो संविधान की सर्वोच्चता को सीमित करेगा, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, न्यायपालिका ऐसी विधि को ही समाप्त कर देगी, लेकिन मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता को कभी भी सीमित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च था, संविधान सर्वोच्च है और संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। जल्दी से बताइएगा, अनुच्छेद 15(1), ये प्रश्न बार बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, ज्यादातर अपन इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक ही साथ लिख के बता रहा हूं। देखिए एक तो अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसमें आप 15(1) और 15(1) में 5 शब्द पढ़ते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। 5 शब्द कौन कौन से पढ़ते हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। एक अनुच्छेद पढ़ते हैं 16(2) और 16(2) में आप पहला शब्द पढ़ते हैं धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा आप इसमें पढ़ते हैं लिंग, पांचवा शब्द आप इसमें पढ़ेंगे उद्भव, अगला पढ़ेंगे जन्म स्थान और जन्म स्थान के बाद अगला शब्द आप इसमें पढ़ेंगे निवास स्थान। इसके बाद एक अनुच्छेद पढ़ते हैं आप 23(2) और 23(2) में 4 शब्द लिखे हैं, धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग। फिर आप एक अनुच्छेद पढ़ते हैं 29(2), इसमें शब्द लिखा है धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा। देखिए रटा बिल्कुल नहीं माना है, जहां कहीं भाषा शब्द दिख जाए इसका मतलब कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है? 29(2) की। जहां कहीं आपको वर्ग शब्द दिख जाए इसका मतलब कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है? 23 की। जहां आपको उद्भव शब्द दिख जाए, वंश क्रम दिख जाए, इसका मतलब 16(2) और 15(1). देखिए क्रम भी यही ध्यान रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। फिर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान। इसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग, फिर धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा। अब देखिए इसमें कौन सा रहने वाला है? धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये नहीं होगा, संप्रदाय शब्द ही नहीं है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या वंश, कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है? डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए पॉलिटी में अब आजकल आपका प्रश्न जो है वो इस टाइप का आएगा कि आपको प्रश्न को बहुत बेहतर बारीकी से उस प्रश्न को ढंग से समझना होगा, तभी आप उस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। नहीं तो इस टाइप के चारों ऑप्शन जब एग्जाम हॉल में देखोगे तो लगेगा यार है तो सही, लेकिन कौन सा सही? धर्म भी है, मूल वंश भी है, जाति भी है, लेकिन कौन सा इसमें राइट रहेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? डी विकल्प। चलिए अगला देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 14 में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 13 में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें राइट आंसर अपना आप ही आ गया, कौन सा है? अनुच्छेद 15(4) और 16(4). क्योंकि अनुच्छेद 15(4) की बात करें तो अनुच्छेद 15(4) में ये लिखा हुआ है, कौन कौन से शब्द लिखे हैं 15(4) में? 15(4) में हम पढ़ते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को, कौन से वर्ग को? पिछड़ा वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर जो है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में क्या मिलेगा? आरक्षण। तो अनुच्छेद 15(4) तो किसकी बात कर रहा है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। और अनुच्छेद 16(4) किस में आरक्षण की बात कर? कितना अच्छा शब्द देखिए, सरकारी नौकरी। कौन सी नौकरी बेटा? सरकारी नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण यानी लोक नियोजन में आरक्षण। हालांकि ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो 1990 में, और 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा? वीपी सिंह की सरकार द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया। किस रिपोर्ट के आधार पर? तो मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। कौन सा आयोग? मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को क्या प्रदान किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जोरदार प्रश्न है। इसको अगर आपने सही कर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। मंडल कमीशन, बिल्कुल विदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग की रिपोर्ट पर जो है वो ओबीसी को क्या प्रदान किया गया था? आरक्षण प्रदान किया। जल्दी से देखिए प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट से देखिए प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है। चलिए आप लोगों का आंसर आ रहा है डी विकल्प आ रहा है, कुछ साथियों का बी विकल्प आ रहा है, कुछ का सी विकल्प आ रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर है ना। विधि के समक्ष क्षमता अमेरिका से ली और विधियों का सम्मान संरक्षण ब्रिटेन से लिया। देखिए विधि के समक्ष क्षमता की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है और विधियों का सम्मान संरक्षण हमने अमेरिका से ली। विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से और विधियों का सम्मान संरक्षण कहां से लिया है? अमेरिका से। इनमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो मेरे को दोनों कथन असत्य लग रहे हैं। दोनों कथन असत्य का मतलब प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? सी विकल्प रहेगा, डी नहीं रहेगा। दोनों ऑप्शन असत्य है, दोनों कथन क्या रहने वाले हैं? असत्य रहने वाले। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहने वाला है? सी। ज्यादातर ने यहां तक पढ़ा कि दोनों कथन, ये नहीं पढ़ा कि सत्य पूछा का असत्य, और यहां पर पूछा क्या गया है? असत्य। और असत्य का मतलब प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा ना? सी विकल्प रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता, शांति का अधिकार, हड़ताल की, फोन। देखिए फोन टैपिंग तो हो ही नहीं सकता, फोन टैपिंग नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा? ये गया, ये भी गया और ये भी गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है? हड़ताल करना आपका मौलिक अधिकार नहीं, हड़ताल करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 1, 2, 5 और 6 आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकारी गतिविधियों में जानकारी ले सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता और शांति का अधिकार। तो राइट आंसर आपका आ चुका है। चलिए देखने दे, अगली बार आप देख के बता दीजिए
कि ये कथन किसका है कि अनुच्छेद 32 प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। ये कथन किसका है कि अनुच्छेद 32 प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है, कि अनुच्छेद 32 जो है ये प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न में भी बहुत सारे साथी गलत बता रहे हैं और 90% गलत बता रहे हैं। मजे की बात है कि 90% इस प्रश्न को सही से पढ़े ही नहीं है और सीधा प्रश्न का आंसर बता रहे हैं और कुछ डिलीट कर रहे हैं। प्रश्न का आंसर दिया, लगा यार गलत का बोला, इसका मतलब फटाक से उसको वापस से डिलीट कर दिया। बेटा मुझे एक एक प्रश्न के संदर्भ में आपके द्वारा दिए गए एक एक आंसर को अच्छे ढंग से मैं पढ़ पा रहा हूं। इतनी देर मेरी जो नजर है वो इसी पर थी। ठीक है, राइट आंसर अब ढूंढते हैं कौन सा रहेगा। अंबेडकर साहब ने कहा जरूर था, लेकिन अंबेडकर साहब ने तो कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा ही नहीं, संविधान का हृदय है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा ही नहीं, ये संविधान का हृदय है। लेकिन प्रश्न ये है ना कि प्रश्न है संविधान की आधारशिला अनुच्छेद 32 को किसने बताया है? तो ये व्यक्ति रहने वाले आपके कौन? गजेंद्र गडकर। और गजेंद्र गडकर जी ने कहा था कि अनुच्छेद 32 प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। जैसे अनुच्छेद 32 है, हमें तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक प्रश्न सीधा आपको दिख रहा है कि यार अनुच्छेद 32 का मतलब तो ये होगा आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं बेटा, अम्बेडकर साहब नहीं। अगर इतना सरल प्रश्न होता तो मैं आपके लिए थोड़ी लेकर आता। मुझे पता है कि 100% जो एक भी बार कभी पढ़ा है उसको भी पता है, लेकिन प्रश्न ये है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, पेचीदा जो टाइप का प्रश्न है। चलिए अगला आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सूचना है कि राजस्थान के 42 शहरों में आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज जो है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हमारे जो परीक्षा केंद्र रहने वाले, मैंने बताया आपको 42 शहरों में, जिसमें मुख्य रूप से आपके अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर, सूरतगढ़, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, नागौर और भी बहुत सारे शहर इसमें आपके साथ रहने वाले हैं। और इसमें आपको टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 14 दिसंबर से, 11 से लगाकर आपके 1:30 बजे तक टेस्ट रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी और आपके साथ जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उसमें आपकी रैंक कौन सी रहे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि कुछ विद्यार्थी ही एग्जाम की तैयारी करें। अब इतने दिन आपने तैयारी कर ली, अब उन विद्यार्थियों के साथ शामिल होकर परीक्षा से पहले अपनी आपकी स्थिति को परखना और कौन सा पार्ट हमारा कमजोर है उसको कैसे अच्छे से तैयार करें, इसके लिए टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व होता है। तो इसके लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अभी QR कोड दिए, इसको स्कैन कीजिए और इसके बाद आपका एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करिएगा और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इनसे संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया। संविधान निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, जल्दी से बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का भी सही आंसर बता दिया तो भी मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। वो कौन सा है वो आपको बताना है।
चलिए इसमें राइट आंसर आपका आ रहा है ए, बी, सी या डी। लगभग 90% साथी इसका आंसर बी बता रहे हैं। देखिए क्या रहने वाला है, संविधान निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य, ये भी ठीक है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिसके द्वारा राज्य को शासन संचालन के लिए निर्देशित किए गए, ये भी ठीक है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाना चाहिए। और अगला रहने वाला है संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में अनुमोदन प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहने वाला है वो बी विकल्प रहेगा, सी विकल्प नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, मैं कारण सुनिएगा। ये ऐसे एक राज्य, कल्याणकारी राज्य की आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार व्यक्तियों द्वारा अपनाया नहीं जाना है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं किसकी, भाग 4 की, और भाग 4 राज्य के कर्तव्य है, व्यक्तियों के अधिकार नहीं है, व्यक्ति के कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के कर्तव्य है कि राज्य जब भी नई नीतियों को लागू करेगा इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन इनकी प्रकृति अवाद योग्य है, अगर लागू नहीं भी करें तो भी आपको न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि ये लो इस प्रश्न में भी गए। मैं कह रहा हूं कि जितना अच्छा अभ्यास आप करेंगे तभी जाकर आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये 9 वर्ष के संकल्प पत्रों के समान हैं, जनवरी के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, या बैंक के उस चेक के समान है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। एक व्यक्ति थे MC शांगला, उन्होंने तो लास्ट में यह तक कह दिया कि अगर इन नीति निर्देशक तत्वों को 100% लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों में 3 ऐसे प्रावधान हैं जो 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्वों में 3 ऐसे प्रावधान हैं जो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर बता रहे, देखिए 42वें संशोधन के द्वारा 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। एक तो 39 से, एक जोड़ा गया 43 से, और एक जोड़ा था 48 से। 39 में लिखा था सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, ये ठीक है। 43 में कर्मकारों को प्रबंधन में भागीदारी मिलेगी, ये भी ठीक है। 48 में पर्यावरण की और वन्य जीव, ये जो आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ये 38 2 में जोड़ा, लेकिन कब जोड़ा था, 44वें संशोधन 1978 द्वारा। कौन सा सही है, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 का मतलब ए विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, ए विकल्प। नीति निर्देशक तत्वों में 4 संशोधन हुए। एक तो 42वां, एक हमने पढ़ लिया कौन सा, 44वां। एक हुआ था 86, 86वां संशोधन 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, परिवर्तन। कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन होता है, 45 में। और एक 97 संशोधन 2011, इसके द्वारा अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 43B जोड़ा गया, 43B जोड़ा। तो नीति निर्देशक तत्वों में 4 संशोधन हुए। कौन कौन से संशोधन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका 42वां, एक 44वां, एक 86 और एक 97। चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए हैं, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, वही प्रश्न है। दहेज को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इसके द्वारा नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता, यह भी सही है। राज्य के उपक्रमों में कर्मकारों को भागीदारी मिलेगी, यह भी सही है। 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न आपका 44 संशोधन इसे संदर्भ में पूछा गया।
कि 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 44वें संशोधन के द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच में आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। अगला, न्याय पाने के अवसर की समानता को निःशुल्क विधिक अधिकार। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भाग लेने का अधिकार। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के भाग लेने का अधिकार। कौन सा इसमें राइट आंसर रहने वाला है? नीति निर्देशक तत्वों में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फटाफट से देखिए प्रश्न का राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है। तो ए विकल्प रहेगा, व्यक्तियों और समूह के बीच में आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। नीति निर्देशक तत्व पहला है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, ये तो अनुच्छेद 23 में है। मादक पेय पदार्थों पर संबंधित यह अनुच्छेद 47 में। नीति निर्देशक तत्व पूछा तो केवल 2 और केवल 2 का मतलब बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। ए नहीं रहेगा, कौन सा रहने वाला है? बी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है? ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना है कि नहीं करना है, ये बैंक तय करेगा, बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? ए के अय्यर, दूसरे के एम कुंजरू, एच कुंजरू, अगले हैं एस सी कामत, एस सी कामत, और अगले हैं के टी शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपको क्या रहने वाला है? के टी शाह। ये बात किसने कही है? के टी शाह ने कही है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यानी भाग 4 में जो बातें लिखी है वो बातें संविधान में लिख तो ली गई है, लेकिन लागू करे कि नहीं करें, क्योंकि इसकी प्रकृति अवादयोग्य है। ठीक वैसा ही एक जैसा एक चेक आपको दे दिया गया, लेकिन इसका भुगतान करना है कि नहीं करना है ये बैंक तय करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। संविधान के भाग 4 में कौन से नीति निर्देशक तत्व सही से सूचीबद्ध हैं? भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व लिखे गए इनमें से सही नीति निर्देशक तत्व कौन से, जल्दी से बताइए। आंसर आ रहा है कुछ? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा कथन सही है? समान कार्य समान वेतन। अगर महिला और पुरुष कार्य समान करें तो उन्हें वेतन भी समान मिले, 39D में लिखा है। समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, अनुच्छेद 44 में लिखा है। छोटे परिवारों का मानदंड कहीं नहीं लिखा है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी विकल्प रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? बी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में 4 कथन दिए गए और चारों कथन के संदर्भ में आपका सही से सम्मिलित करना है कि अनुच्छेद 50 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 51 में क्या लिखा है, 48 में क्या लिखा है और 43 में क्या लिखा है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही कथनों का आपको क्या करना है? चयन करना है। जल्दी से बताइएगा।
बहुत सारे साथी कह रहे हैं प्रश्न हो नहीं रहे हैं, प्रश्न का लेवल ज्यादा, देखिए प्रश्न का ये लेवल ज्यादा नहीं है। आरपीसी के पेपर को जब देखोगे ना तो इसकी स्थिति और इससे ज्यादा भी खराब होने वाली है। चलिए कौन सा इसमें सही है, 4 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक पृथक होगी, सही है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी, ये भी सही है। सहकारी समितियों के संदर्भ में अनुच्छेद 43B है। कौन सा अनुच्छेद है? 43B में लिखा है कि राज्य सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा, और 43 सहकारी कर्मचारियों के निर्वाचन सही है। आप पूछेंगे फिर 48 में क्या है, तो प्रश्न का राइट आंसर आ चुका है। 48 में लिखा है कि राज्य कृषि और पशुपालन हेतु उन्नत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की क्या देगा, सलाह देगा। दूसरा उन्नत और वैज्ञानिक, दूसरा लिखा हुआ है गौ हत्या, दुधारू, मालवाहक पशु व बछड़ों के वध पर रोक लगाएगा। बछड़ों के वध पर यह क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आ चुका है कौन सा, सी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए कोई नहीं, एक साथी कह रहे हैं कि सर मैं आंसर दे देता हूं, मैंने प्रश्न पढ़ा नहीं था। चलिए अगली बार आपको प्रश्न पढ़ने का मौका दे देते हैं, प्रश्न को पढ़कर आंसर दे दीजिए, क्या पता सही हो जाए आपका आंसर, है ना। ठीक है, देखिए प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहला है नसीरुद्दीन, ये 9 वर्ष के संकल्प पत्र के समान है जो जनवरी के साथ टूट जाते, ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी लक्ष्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। आइवर जेनिंग्स कर्मकांडी आकांक्षाएं, डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान की अनोखी विशेषताएं। इन्होंने कहा था भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी। इन्होंने क्या कहा कि ये भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, भावनाओं का क्या है, स्थायी कूड़ाघर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। हम पढ़ते हैं कि भाग 4 गांधी दर्शन से संबंधित है, भाग 4 हमारी उदारवादी विचारधारा से संबंधित है और समाजवादी विचारधारा। सबसे पहले आंसर दे, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि भाग 4 में समाजवादी विचारधारा से संबंधित कौन से अनुच्छेद है। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा की बात करें तो अनुच्छेद 38 देख सकते हैं आप, 39 देख सकते हैं, 41 में काम की बात की गई है, 42 देख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद आप 43 में भी समाजवाद की बात है, 44 नहीं रहेगा, 46 सबके लिए, या फिर इसके बाद आप 40, हाँ ये आपके समाजवादी हो गए। इसके बाद कुछ आपके उदारवादी है, उदारवादी विचारधारा से संबंधित कौन से रह गए, जैसे अनुच्छेद 44 रह गया, 47 रह गया, 48, 49, 50 और 51, ये आपके किससे संबंधित है, उदारवादी। कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधी दर्शन से संबंधित हैं, गांधी दर्शन से संबंधित। और गांधी दर्शन से संबंधित कौन कौन से रहने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गांधी दर्शन से संबंधित एक अनुच्छेद रहेगा 40, अनुच्छेद 43, 44, 46, 47 और अनुच्छेद 48, क्योंकि अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर रोक है। गांधी दर्शन से 40 में ग्राम पंचायत है। इसके बाद 43 में कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग है। फिर 44 में जो है, ये 44 छोड़ दीजिए ना, 44 समान नागरिक संहिता। 46 की बात करें तो 46 में आपके अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण से संबंधित है। और 47 में मदिरा पर क्या लगाई गई है, और रोक लगाई गई। तो ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधी दर्शन से संबंधित हैं। अब देखिए इसमें कौन सा रहने वाला है, 40 और 43, और 40 और 43 का मतलब है, प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 2 और 4, और 2 और 4 का मतलब बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, बी विकल्प। तो ये थोड़े से अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। कौन सा गांधीवादी है, कौन सा उदारवादी है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा कि मौलिक कर्तव्य केवल 100%
और मृत अक्षरों के समान। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य केवल सोपीश व मृत अक्षरों के समान है? केवल सोपीश व मृत अक्षरों के समान है, केवल दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीएन भगवती, आरसी लाहौटी, जगदीश प्रसाद वर्मा और बीएन करपाल। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? आरसी लाहौटी। न्यायमूर्ति आरसी लाहौटी ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य केवल सोपीश और मृत अक्षरों के समान है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य अगर लागू नहीं भी हो तो भी आपको न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की सुधार की भावना। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का क्रम का प्रश्न रहेगा। इनमें जो लिखे हुए शब्द हैं इसमें सही क्रम कौन सा रहेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास मौलिक कर्तव्यों में कौन से क्रम की वरीयता के आधार पर रहेगा? छठा, सातवां, आठवां और नौवां? जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर। इसको ऐसे याद करना है, ए फॉर एंथम, मैंने बताया होगा आपको, इसको ऐसे याद करना आपको मौलिक कर्तव्यों को। ए फॉर एंथम, राष्ट्रगान दिखते ही पहला कर्तव्य। बी फॉर क्या ध्यान रखेंगे? बापू, राष्ट्रीय आंदोलन। सी फॉर कंप्लीट यूनिटी यानी प्रभुता, एकता और अखंडता। डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ई फॉर आपको ध्यान रखना इक्विलिटी, समानता की बात की है, इक्विलिटी। एफ फॉर फैंसी कल्चरल, एफ फॉर क्या रहने वाला है? फैंसी कल्चरल। जी फॉर क्या रहने वाला है? ग्रीनरी। एच फॉर क्या रहने वाला है? ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। एच का मतलब कौन सा हो गया आपका? आठवां कर्तव्य होगा। इस टाइप से याद करिए। ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू, सी फॉर कंप्लीट यूनिटी, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर इक्विलिटी, एफ फॉर फैंसी कल्चरल, जी फॉर ग्रीनरी, एच फॉर ह्यूमैनिटी, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, जे फॉर जॉइंट और के फॉर किड्स। अगला देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको अगर आपने सही से बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपका प्रश्न जो है वो आपका सही है। जल्दी से देखिएगा, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सत्य है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है। पहला है, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में 11 कर्तव्य उल्लेखित है। अगला, मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, कौन सा कथन इसमें सही है? संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में नहीं है, 51 क में। तो पहला तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 51 में तो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में प्रावधान है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 नहीं है, अनुच्छेद 51 क में। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। देखिए, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था।
कौन सा कतर इसमें असत्य सत्य है? एक भी नहीं है, न तो एक और न ही दो। हाँ, दोनों असत्य है। अब बहुत सारे साथी वापस से पलटी मार रहे हैं, लेकिन बेटा मैंने कहा ना, पलटी मारने का मौका आरपीएससी दिनेश बोर्ड आपको नहीं देने वाला है, इसलिए प्रश्न का आंसर ढंग से करें। ये बहुत सरल प्रश्न था, आता हुआ प्रश्न, आप लोगों ने इसको क्या किया है? गलत किया है। जब भाग 4 क दिया है तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में नहीं है, अनुच्छेद 51 क में। कौन से में? 51 का। जल्दी से देखिए नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? कौन सा कर्तव्य भाग 4A में वर्णित नहीं है? जल्दी से बताइए। चलिए, इसको आप सही बता रहे हैं, सी विकल्प बता रहे हैं लगभग। राष्ट्र ध्वज का आदर करें, बिल्कुल सही है। सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव रखें, ये भी सही है। माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, ऐसा मौलिक कर्तव्य में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो ऐसा संविधान के मौलिक कर्तव्य में प्रावधान नहीं। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मौलिक कर्तव्य में जो आपके शब्द दे कर रहेंगे, इसको सूची फर्स्ट से सेकंड को सम्मिलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति से संदर्भ में प्रश्न है। एक है आपका 54, दूसरा 55, 56 और 59। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है। राष्ट्रपति से संदर्भ में अनुच्छेद पूछे गए। अनुच्छेद 54, 55, 56 और 59। सबसे पहले बात करें 54 की, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, 1 का 4 सही है। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया है, यह भी सही है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, यह भी सही है। और 59 में कार्यकाल की दशाएं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहने वाला है? ए विकल्प रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, 56 में जो है वो कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट या महाभियोग। अगले प्रश्न को देखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आरपीएससी के द्वारा बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। चलिए बताइए आंसर क्या रहने वाला है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित। देखिए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, ये तो नहीं होगा। केवल किससे के भाग ले रहे हैं? विधानसभा। सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के सदस्य 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 का मतलब सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। डी विकल्प बता रहे हैं
1, 3 और 4, सॉरी 1, 3 और 4 यानी डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा विकल्प रहेगा? डी विकल्प। क्योंकि सबसे पहले संसद के दोनों सदनों ने लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 17वें संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक तो मनोनीत सदस्य, नॉमिनेट मेंबर कोई भी होगा वो भाग नहीं लेगा, और विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का कोई भी सदस्य है, ये विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन, और विधान परिषद का कोई भी सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। कि दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी। चलिए देखिए अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से देखिए इनमें कौन सा कथन जो है वो असत्य आपके रहने वाला है। हाँ, अगले चुनाव में शायद हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। क्योंकि किसी भी प्रावधान को जोड़ने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होता है। भाग 6 में देखिए, भाग 6 में अनुच्छेद 52 नहीं है, भाग 5 में अनुच्छेद 52। तो पहला कथन तो असत्य है। दूसरा, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यह भी सही है। उसे जन्मजात रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। जन्मजात रूप से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, केवल भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कौन सा कथन इनमें से असत्य है? देखिए असत्य पूछा है, और असत्य कौन सा रहने वाला है? 1 और 3, और 1 और 3 का मतलब सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा विकल्प रहने वाला है? सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। निर्वाचक गण का मतलब क्या हुआ? निर्वाचक गण का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे। चुनाव में भाग कौन कौन ले रहे हैं? तो चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। महाभियोग में भाग कौन ले रहे हैं? तो महाभियोग में भाग ले रहे हैं केवल और केवल आपके संसद के सभी सदस्य। और प्रश्न क्या पूछा है? निर्वाचक गण का तो भाग है, लेकिन महाभियोग का भाग नहीं है, तो वो आपके क्या रहेगा? राज्यों की विधानसभा। सी नहीं रहेगा बेटा। कुछ साथी सी बता रहे हैं, सी कैसे होगा? सी तो दोनों हो गए ना, सी न तो निर्वाचक गण का भाग है और न ही महाभियोग का भाग। प्रश्न ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या है? ऐसे सदस्य जो निर्वाचक गण का तो भाग है, निर्वाचक गण का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे। निर्वाचक गण का भाग है लेकिन महाभियोग का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका डी विकल्प। चलिए अगला देखिए, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? किसके द्वारा महाभियोग? तो महाभियोग क्या मुख्य न्यायाधीश लगाएगा? नहीं। उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, संसद के दोनों सदन, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और उसे कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य होगा। कौन से बहुमत से? 2/3 बहुमत। तो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के क्या कारण हो सकते हैं? महाभियोग प्रक्रिया जो है उसको हटाने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला है सिद्ध कदाचार, दूसरा है असमर्थता, तीसरा है संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, और अगला है उपरोक्त सभी। पहला सिद्ध कदाचार, दूसरा असमर्थता, तीसरा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, और अगला है उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताइए। इसमें भी बहुत सारे साथी गलत कर रहे हैं। देखिए बहुत सरल सा प्रश्न है, डी विकल्प नहीं होगा, डी होगा नहीं। एक ही कारण दे रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, वो कौन सा है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, यानी संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर पद से क्या करना है? हटाना है, तो न्यायाधीश को हटाने के ये कारण रहेंगे सिद्ध कदाचार और असमर्थता। अगला प्रश्न देखिए, भारत पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा है। ऐसी कौन सी बात का खतरा रहेगा तब भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? पहला है बाह्य आक्रमण, दूसरा है आंतरिक अशांति, ये हटा दिया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर कौन सा जोड़ा? सशस्त्र विद्रोह और युद्ध। तो कौन सा होगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 का मतलब डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा विकल्प रहेगा? डी विकल्प। बिल्कुल एक क्लास अपन बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन समस्त प्रकार के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लेकर एक मैराथन क्लास जो है वो आप सबके बीच में मैं बहुत जल्दी प्लान करके लेकर आने वाला हूं। दिसंबर महीने के एंड तक वो क्लास अपन करेंगे ताकि आपकी समझ पॉलिटी के प्रति और अच्छी और बेहतरीन बन सके। बहुत अच्छा आइडिया है आप साथियों का कि 2025 में इंडियन पॉलिटी से संबंधित किस टाइप के प्रश्न जो हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे गए, उन प्रश्नों का एक बेहतरीन सेशन आप लोगों के बीच में मैं लेकर आने वाला हूं ताकि आपकी समझ उस प्रश्नों को लेकर अच्छी और बेहतरीन बन सके। राष्ट्रपति सरकार से सूचना मांग सकते हैं, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा? 75 में प्रधानमंत्री है, 77 में महान न्यायवादी है, 77 में लिखा है कि देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किनके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी विकल्प रहेगा, अनुच्छेद 78। और अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए। अब जब ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है 78 और इसमें मैंने 89 जोड़ा तो कौन सा आ गया आपके? 167। और 167 में लिखा है कि राज्यपाल, कौन? राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधि व प्रशासन के संबंध में, विधि और प्रशासन के संबंध में क्या मांग सकते हैं? सूचना मांग सकते हैं। यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? 167। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। शुभ रात्रि। थैंक यू आप सब लोगों का क्लास से जुड़ने के लिए। और ये बेहतरीन आइडिया में बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक साथ जितने भी 2025 के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनकी एक महा मैराथन क्लास आपके इसी चैनल पर या राजस्थान उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आए ताकि इंडियन पॉलिटी से संबंधित किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और अपनी तैयारी किस लेवल की उन प्रश्नों को लेकर है उसको लेकर हम बात करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।